नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। 25 मई वो काला दिन जब लाल आतंक से झीरम की जमीन रक्त रंजित हो गई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली पंक्ति जिसमें खत्म कर दी गई। ये वो दिन है जो छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे काला दिन साबित हुआ था। आज भले ही हमले को हुए 8 बरस बीत गए, लेकिन उसके जख्म आज भी ताजा हैं। वो खूनी मंजर आज भी उस वारदात के प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों के सामने तैरते हैं। लेकिन 8 बरस के बाद भी जारी सियासत और तू मैं के बीच इंसाफ का इंतजार है, जो कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। 25 मई वो दिन जब छत्तीसगढ़ झीरम घाटी कांड की बरसी मनाता है। यह वो काला दिन था जब लाल आतंक से झीरम की जमीन खून से लाल हो गई थी। 25 मई 2013 को देश में किसी राजनीतिक दल पर माओवादियों का सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस हमले में कांग्रेस पार्टी की पहली पंक्ति के अधिकांश बड़े नेताओं समेत 32 से ज्यादा लोग मारे गए थे। देखिए झीरम कांड की बरसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। 25 मई 2013, लहू से लाल वो काला दिन। लाल आतंक के रक्त चरित्र से दहला था झीरम। झीरम घाटी में बहा था कांग्रेस नेताओं का खून। राजनीतिक दल पर सबसे बड़े नक्सली हमले की बरसी। चारों ओर से गोलियों की बारिश होने लगी। लाल आतंक का पहला निशाना काफिले की आगे चल रही गाड़ियां बनी। घाटी में दोनों ओर ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर नक्सली अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। नक्सलियों का ये भयानक और बेरहम जब थमा तो चारों तरफ लाशों की ढेर और घायलों की चित्कार थी। गोलियों से छलनी गाड़ियां नक्सलियों के रक्त चरित की कहानी बयां कर रही थी। करीब 32 लोग इस नक्सल हमले में मारे गए थे, जिनमें नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा समेत कई दिग्गज नेता थे। इस घटना को लेकर के तमाम तरह की बातें भी सामने आई। हर बार जब 25 मई आती है उस दौरान ये बातें सामने आती हैं कि आखिर इस घटना को लेकर के न्याय कब मिलेगा, क्योंकि कांग्रेसी हमेशा से ये बात सवाल उठाते रहे हैं कि कहीं न कहीं इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है। हवाला ये भी दिया जाता है कि लगभग 4 बजे के आसपास ये घटनाक्रम शुरू हुआ था और लगभग 3 घंटे तक जगदलपुर के दरभा घाटी में माओवादी जो है तांडव मचाते रहे। ऐसे में 40 किलोमीटर दूर में सुरक्षा बलों का नहीं पहुंच पाना जो है उस सवालों के घेरे में है। आरोप तो ये भी लगाए जाते रहे कि कहीं न कहीं ये जो पूरा घटनाक्रम है वो राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक साजिश है। झीरम घाटी कांड के चश्मदीद जो नक्सलियों की गोली से घायल तो हुए, लेकिन उनकी बच गई। वे लोग आज भी उस मंजर को याद कर सिहर जाते हैं। वो तो चांस की बात थी कि महेंद्र कर्मा जी की गाड़ी के बाजू में हमारी गाड़ी आके खड़ी हो गई। मेरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर राजू सिंह गाड़ी चला रहा था, उसकी ठीक पीछे की सीट में मैं था और गोली हम ही लोग की तरफ से चल रही थी। ड्राइवर के बाजू वाली सीट में उस समय की पूर्व विधायक वर्तमान सांसद फूलोदेवी नेताम जी थी और मेरे बाजू में डॉक्टर शिव नारायण थे। ऐसा करके हम लोग 4 लोग थे। देखिए, मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने पूरी इस घटना को, इस मंजर को मैंने देखा है और उस दिनों को याद करते हैं तो ये रूहें जो है कांप उठती हैं। 8 साल हो जाने के बाद भी इसका सच उजागर नहीं हो पाया है। बड़ा ही खेद का विषय है। चश्मदीद बताते हैं कि चारों तरफ मौत की चीख पुकार मची थी। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई खाई में उतर रहा था तो कोई जंगल में छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ बरसती गोलियां बचने का मौका नहीं दे रही थी। घटना में भी है, जिस दिन हुई थी मैं भी सुकमा में था और काफिले से 15 मिनट पहले मैं निकल के आया था। उस घटना में हमारे कांग्रेस के पूरे शीर्ष नेताओं की हत्या कर दी गई थी, जो कि एक राजनीतिक हत्या थी। 25 मई के दिन को याद करके जो भी सच्चा कांग्रेसी है उसकी आंखों से स्वयं ही अश्रुधारा बहने लगती है। कांग्रेस मानो पितृविहीन हो गई थी। सारे बड़े लीडर्स अलविदा कह गए थे और मानो ऐसे लगने लगा था कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस अपना धीरे धीरे वर्चस्व खोती जा रही है। सबसे ज़्यादा दुखदायी था महेंद्र कर्मा जी का जाना, नंद कुमार पटेल जी का जाना, विद्याचरण शुक्ल जी का जाना। ऐसे कद्दावार नेताओं का चले जाना यानी
एक तरीके से कांग्रेस के लिए 25 मई का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। झीरम की याद आज भी मानो कानों में चिक चिक कर कहती है कि विस्फोट हुआ और मानो सब कुछ खोता चला गया। एक गुबार था धुएं का जो उड़ा, लेकिन साथ अपने बहुत कुछ ले गया। जब सुरक्षा बल झीरम घाटी पहुंचे, जमीन खून से लाल हो चुकी थी, लाशों के ढेर थे, मौत का मातम था। जब भी झीरम कांड की बरसी आती है, वो लाल आतंक का वो जख्म फिर ताजा हो जाता है। इस कांड के बाद कई सवाल भी उठे। आखिर कैसे नक्सलियों ने इतनी बड़ी साजिश कर ली और किसी को पता भी नहीं चला? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब का लोगों को आज भी इंतजार है। जगदलपुर से न्यूज़ 18 के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट। झीरम घाटी में मिला जख्म उन लोगों के लिए आज भी नासूर है जो जिंदा लौट कर आए थे। वो मंजर याद कर रोंगटे उनके खड़े हो जाते हैं। काश वो काफिला वहां से नहीं गुजरा होता, काश नक्सलियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ भयानक यादें और दर्द है। देखिए 25 मई 2013 को दरभा की झीरम घाटी से गुजर रहे कांग्रेस नेताओं के काफिले पर जो भयानक नक्सली हमला हुआ, उसमें बचने वाले कुछ चंद ही नेता थे। उनकी गनीमत थी कि गोलियों ने सिर्फ जख्म दिया, जान नहीं ली। उन्हीं में से एक हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक वाजपेयी। इनकी आंखें उस मंजर को याद कर नम हो जाती हैं। इनकी गाड़ी में 4 लोग सवार थे। ड्राइवर को कमर में गोली लगी थी और इन्हें पैर में। 25 मई 2013 बस्तर के इतिहास में वो काला दिन था जब कांग्रेस के कांग्रेस की जो परिवर्तन यात्रा है वो निकल रही थी। पूरा चुनावी माहौल जो है वो शबाब पर था और सुकमा से अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस जगदलपुर की तरफ बढ़ रही थी। काफिले में काफ़ी बड़े नेता थे। करीब जब ये नेता केशूर के पास पहले पहुंचते, उसके पहले झीरम घाटी जो दरबा में कहलाता है, वहां पर नक्सलियों ने पहले से ही घात लगा करके वो बैठे हुए थे और उसके बाद एक के बाद एक इस तरह का तांडव किया। उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम पंक्ति के जो नेता थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर कुछ लोग आज हैं। जब 25 तारीख याद आती है तो उनके कलेजे कांप उठते हैं, मन जो है वो भर जाता है उस घटना को याद करके। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने पूरी घटना को देखा था अपनी आंखों की जुबानी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था, लेकिन उससे पहले बताएं, ये वो गाड़ी है जो उस घटनाक्रम की प्रत्यक्षदर्शी है। इस गाड़ी में ऐसे कई निशान हैं जो बताते हैं कि माओवादियों ने किस तरह का खूनी खेल खेला था। ये देख सकते हैं झीरम रथ जो है उसमें लिखवाया गया है। हालांकि ये गाड़ी भले ही उस घटना की प्रत्यक्षदर्शी है, लेकिन दहशत जो है वो बरकरार है। ऐसे ही एक शख्स हैं जो उस घटना से बचे थे, वो आज भी भगवान को धन्यवाद देते हैं। बिलासपुर के विवेक वाजपेयी, जिन्हें प्यार से लोग चीका वाजपेयी के नाम से जानते हैं। क्या कुछ घटनाक्रम था, हम सीधे चीका भैया से ही बात करेंगे। देखिए, आज भी उस दिन को याद करके सिहरन हो जाती है। एक एक पल याद आता है, एक एक सेकंड याद आता है, कैसे वो दिन शुरू हुआ था, कैसे उस दौर की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी। यह मार्च में जो परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी सरगुजा अंबिकापुर से, वो कहाँ से शुरू हुई थी। एक एक दिन हम लोग का एक छोटा सा परिवार सा बन गया था। हम लोग 20 लोग थे जो रेगुलर उस यात्रा में शामिल रहते थे। हम लोग एक परिवार से हो गए थे, आपस में भाईचारा भी था, आपस में लड़ते झगड़ते भी थे। 25 तारीख को शाम 4 बजे के आसपास की घटना है ये। हम लोग जब झीरम घाटी में पहुंच रहे थे तो मेरी इसी गाड़ी में हम लोग, मैं, मेरा ड्राइवर राजू सिंह, बाजू में सामने में श्रीमती फूलो देवी, जो भी वर्तमान फूलो देवी नेताम, जो भी वर्तमान सांसद हैं, वो थी मेरे बाजू में। डॉक्टर शिव नारायण थे। ऐसे हम लोग 4 लोग थे और उन लोगों ने जब हवाई फायर किया और कुछ नारे लगाए तो हम लोगों में भगदड़ मच गई। और जो प्रोटोकॉल थे, जो सेफ्टी मेजर्स थे, वो सबको भूल के गाड़ी जो जैसा पाया वैसा भगाने लगा। और आगे में जो उनकी रणनीति थी, जो हमको बाद में समझ में आया कि आगे में उन्होंने लैंडमाइन ब्लास्ट किया हुआ था और एक ट्रक ड्राइवर को मार दिया था। ट्रक तिरछी खड़ी हुई थी, वहाँ पर सारी गाड़ियाँ जाके ढेर हो गई। कहाँ 200-200 मीटर के बीच में एक एक गाड़ी होना था, कहाँ आजू के बाजू में 4-4, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी थी और 60-70 मीटर की रेंज में पूरी गाड़ियाँ एक साथ आके झुंड हो गई। मेरी गाड़ी के ठीक बाजू में महंत कर्मा जी की गाड़ी आके रुकी थी, जो हमको मालूम नहीं था। तो
पूरा नक्सल अटैक जो था वो महेंद्र कर्मा जी को टारगेटेड था, बाकी लोग भी टारगेट थे, पर महेंद्र कर्मा जी उनके प्राइम फोकस थे। तो उन लोगों ने जो भी कोशिश की, सबसे ज़्यादा गोलियां पटेल साहब की गाड़ी में चली, पर इस गाड़ी में भी बहुत गोली, अभी भी 17 छेदे हैं गाड़ी में। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप रिक्रिएशन करके बताएं दर्शकों को। ये जैसे ये एक छेदा है, ये गोली मेरे ड्राइवर को लगी थी। और गोलियां चलाने का उनका सिस्टम बहुत फंडा क्लियर था। एक गोली हर गाड़ी के ड्राइवर के हिस्से में आई, हर गाड़ी के ड्राइवर को गोली जरूर मारी उनने। मैंने उनकी जो टीम बटी होगी उसमें काम बटा होगा कौन ड्राइवर साइड चलाएगा। और दूसरा उनका जो मेजर फोकस का एरिया था वो पीछे का एरिया था, ये जिसमें ये छेदा है। इसको बाद में मुझे BSF वाले ने जो लोकसभा चुनाव में से देखा, बोले मशीन गन का छेदा है, ये मशीन गन की मार है, बोले इतना कोई दूसरा गाड़ी गोली छेदा नहीं कर सकती। तो पीछे जो गोलियाँ चली थी, कांच वगैरह तो खैर बदल गए हैं, कांच वगैरह भी फूटे थे। PSOs को मारने के लिए गोलियाँ चली थी। PSOs को पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, ड्राइवर को न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि गाड़ियाँ फंस जाएँ। इनकी कार के हर हिस्से में गोलियों ने सुराख बना दिया था। 17 गोलियां कार से टकराई थीं, लेकिन इनकी जान बच गई। आज भी विवेक वाजपेयी ने वो कार संभाल कर रखी है। कुल 4 घंटे का वो खौफनाक दुखद मंजर है। पहले 2 घंटा गोली चली, उसके बाद हम लोगों से सरेंडर कराया गया। हम लोग 1 घंटा बंधा कराया और जब नक्सली हमें छोड़कर चले गए, उस दौरान उन्होंने मेरी नज़रों के सामने महेंद्र कर्मा जी को मारा। मेरे ख्याल से मैं इकलौता था जिनमें उनकी हत्या होते मैं देख रहा। और उसके बाद 1 घंटा करीब हम लावारिस रहे जंगल के बीच में। तब हमको मन में ये डर था कि अब नक्सली दोबारा आएंगे तो मार देंगे, और नहीं तो पुलिस आएगी तो वो हमको नक्सली समझ के मार देगी। तो वो और 1 घंटा दबाव में बीता। उसके बाद पुलिस आई, भले ही पुलिस से हमको कोई मदद नहीं मिली, ना वो 1 गिलास पानी लाए थे, ना एक तो दवाई थी उनके पास, ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई भी ऐसा चीज़ था जिससे हमको कुछ मदद मिल पाती। तो हम लोग अपने संसाधनों से वही टूटी फूटी गाड़ियों में, एक गाड़ी को हम लोगों ने जो बना के तैयार किया था, एक गाड़ी बस स्टार्ट की, बाकी गाड़ियों की चाबी नक्सली ले गए थे। एक गाड़ी स्टार्ट थी, उसकी चाबी टूट गई थी, तो उसी गाड़ी के जो टायर में गोली लगी थी, टायरों को दूसरी गाड़ियों से बदल के उसी गाड़ी में हम लोग बाहर, तकरीबन उसी के 5-10 मिनट पहले नक्सलियों ने आवाज़ लगाना चालू करी थी कि महेंद्र कर्मा सरेंडर कर दे, नहीं तो सबको मार देंगे जी। तो ये बात हुई और महेंद्र कर्मा जी सच में शेर थे। उनको बस्तर टाइगर यूं ही नहीं बोला जाता, और उस दिन उनकी आखिरी वीरता को मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये निर्णय हुआ कि हाँ चलो सरेंडर करते हैं। महेंद्र कर्मा जी ही सबसे पहले उठ के खड़े हुए कि मैं महेंद्र कर्मा हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ, गोली नहीं चलाना। इतनी खून खराबे के बीच हमारे साथ के लोग सड़कों में ढेर पड़े हैं, मुर्दे की तरह खून से तालाब के बीच में पड़े हुए हैं, और उसके बीच में ये हिम्मत करना जिसमें कोई संभावना नहीं थी कि वो खड़े होंगे और पहली गोली उनके सिर में लगेगी, पर उनने वो मर्दानगी दिखाई। हम लोगों को साथ लेके उन्होंने सरेंडर किया। हम लोग 4 लोग सरेंडर किए। नक्सलियों ने हम चारों को पीछे ले गए और एक बार वहाँ रिकन्फर्म किया कि महेंद्र कर्मा कौन है। और जैसे एक बार और कंफर्म हो गया तो एक आदमी ने उनके कनपट्टी में गोली मारी। जीरम से इसी रथ ने हमको बचा के निकाला। तो जीवन रथ है एक प्रकार। मेरे लिए तो ये सब कुछ है। इस गाड़ी के कारण, ये मेरे भैया की गाड़ी थी, पर उसके एवज में मैंने भैया को कहा कि आपको जो गाड़ी लेना ले लो, ये गाड़ी को मैं नहीं दूंगा। इसको आप उपयोग करते हैं अभी भी? बहुत कम उपयोग करता हूँ, खाली स्मृति चिन्ह के रूप में है, और कभी कोई राजनीतिक गतिविधि में थोड़ा बहुत आना जाना होता है तो इस गाड़ी को लेके चलते हैं। और आप ये जो लिखा हुआ है, इसको जो पूछ रहे थे, ये 25 तारीख का अपराध है जी, 2013 का जी। न्यायालय में इसका केस नंबर 21/13 है, और 28/5/13 को वो गाड़ी जब्ती हुई है। 25 तारीख की घटना थी, NIA ने केस हैंड ओवर लिया, तो ये उसका अपराध क्रमांक है। आज भी रायपुर में गाड़ी को देख के पुलिस वाले रोक लेते हैं जी। ये कोई अपराध करके भागी हुई गाड़ी है क्या जी। तो अब ये हमारे लिए याद है, अगर कोई उसके बारे में पूछता है तो हम गर्व से बता सकते हैं कि हमने आज भी उस गाड़ी को उसी हाल में रखा है। खाली जो छत में छेदे थे उनको बस बंद कराएगी, पानी अंदर मत आए, बाकी बॉडी में जो छेदे हैं उनको हमने नहीं बंद कराया। और लोग देखते हैं या हम खुद ही देखते हैं तो हमको एक लड़ने की ताकत मिलती है कि जो लोग हमारे साथ गए हैं उनकी लड़ाई हमको लड़ना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी, वो लोग कैसे मैं तो चलिए भीड़ भाड़ में था, उन लोग 1-1 मिनट कैसे बिता रहे थे। उन लोग के बारे में सोच के ये लगता है कि उस दिन उनके साथ ही रहें, और जो कठिन दिन उन्होंने गुजारा है उसकी कुछ यादें, कुछ जीवन में कुछ अच्छा हुआ होगा उस बारे में बात करके वो दिन कटता है, पर परिवार के साथ रहना ही प्रयास रहता है। काफ़ी दुखद मंजर था वो, जब 25 मई
2013 को वो घटनाक्रम हुआ था। शिखा वाजपेयी उसके बड़े मित्र थे और जब भी वो याद उनके जहन में आती है तो उनकी आंखें गमगीन हो जाती हैं। आपने देखा कि जब वो सारा मंजर बयां कर रहे थे तो उनकी आंखें निश्चित तौर पर भुलाए नहीं जा सकते। जिन अपनों को खोया है उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है और सही श्रद्धांजलि आज के दिन की केवल यही होगी कि जिन अपनों को खोया है, जिन्होंने अपनी आहुति दी है उस तांडव में, उन्हें न्याय मिले, बस उस बात का इंतजार है। कभी कभार विवेक अपनी कार लेकर निकलते हैं। कार के ऊपर लिखवा रखा है झीरम रथ। इसमें झीरम कांड से जुड़े एफआईआर का नंबर भी मौजूद है। इनकी कार उस घटना की याद दिलाती है जब ये कार सड़क पर निकलती तो देखने वालों की आंखों में सवाल होते हैं, आखिर कैसे नक्सलियों ने इतना भयानक खूनी खेल खेला? कैसी किसी को साजिश की खबर तक ना लगी और आखिर कब मिलेगा पीड़ितों को इंसाफ? विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश को जिस घटना ने हिलाकर रख दिया वो घटना है झीरम घाटी की। माओवादियों ने ऐसा खूनी खेल खेला था जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेताओं, सुरक्षा बल के जवान और आम लोग समेत करीब 32 लोग मारे गए थे। बीते सालों में झीरम कांड के पीछे साजिश की बात जोर शोर से चली। एनआईए जांच बैठाई गई, कई तरह की जांच आज भी चल रही है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। 25 मई 2013 को नक्सलियों ने झीरम घाटी में प्रदेश कांग्रेस की पहली कतार के कई नेताओं को मार डाला था। किसी राजनीतिक दल पर नक्सलियों का ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ था। किसी के लिए यकीन करना मुश्किल था कितनी बड़ी साजिश को नक्सलियों ने कैसे आसानी से अंजाम तक पहुंचा दिया। इस कांड के बाद लगा कि अब एक राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखेगी और सूबे से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। उम्मीद थी कि झीरम के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये उम्मीदें सियासी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में खत्म होने लगी। आपस में शक की उंगलियां उठी, लेकिन पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। प्रदेश की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जहां इस मामले के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया, तो वहीं तत्कालीन केंद्र में रही यूपीए सरकार ने इस घटनाक्रम की जांच एनआईए को सौंपी। साल दर साल बीतते गए, बयान पर बयान दर्ज हुए, लेकिन निकला कुछ खास नहीं। थोड़े बहुत एक्शन के बाद एनआईए ने भी बोरिया बिस्तर समेट लिया। लेकिन जब सीबीआई की जांच की यहां बात करते हैं, केंद्र सरकार उस मामले को लटका देता है। उसके बाद एनआईए की बात आती है, तो एनआईए जो जांच करती है उस जांच में कोई चीज की स्पष्टता नहीं। जो मुख्य जो लोग गवाह हैं, उन गवाहों को एनआईए ने वहां से हटा दिया, तो क्या सच्चाई सामने आएगी? देखिए, ये बात सही है कि 8 साल झीरम के नृशंस हत्या को हुए हो गए। राजनीति लगातार चलती रही। कांग्रेस ने इस घटना को चुनाव में बहुत अच्छे से उपयोग किया और उसके उपयोग करने के बाद कांग्रेस आज पूरी तरह से बस्तर में 12 की 12 सीट जीतकर काबिज है। सच यद्यपि सबको पता है कि झीरम कांड के पीछे कौन, परंतु सच्चाई उसकी आज तक सामने नहीं आ रही। सत्ता पक्ष जब तक विपक्ष में था तो बरसी मनाकर वोटों में बदलने का प्रयास जरूर करता रहा इस घटना को, परंतु सत्ता में आने के बाद सिर्फ बरसी मनाने के अलावा 4 घंटे का कार्यक्रम करने के अलावा मुझे लगता नहीं कि यह घटना का सच कभी सामने आएगा। परंतु आम जनता जरूर जानती है कि इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, परंतु कांग्रेस इसे कभी सामने नहीं लाएगी, क्योंकि कांग्रेस का सच अगर सामने आ गया तो इसे 12 की 12 सीटें गंवानी पड़ेगी। ये राजनीतिक षड्यंत्र माना जाए? ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। झीरम कांड को लेकर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच कराने की घोषणा भी की थी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 8 साल बीत गए,
कुछ की उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो कुछ की उम्मीदें टूट चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये पूरा मामला सियासत की भेंट चढ़ गया है, इसलिए न्याय मिलेगा कि नहीं कहना कठिन है। देखिए, झीरम घाटी का जो कांड हुए 8 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो सियासत की भेंट चढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इस मामले को लेकर के लगातार सियासत कर रहे हैं। इसकी जांच एनआईए कर रही थी, फिर छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी का गठन किया और इस मामले को जो है वो अपने अधीन उसकी जांच लेकर के उसकी तह तक जाने की कोशिश शुरू की। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि एनआईए और एसआईटी के बीच जो रस्साकशी चली वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक पहुंची और हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया कि इस मामले की जांच एनआईए करेगी तो ये मामला एनआईए के पाले में आ गया। तो नक्सल मामलों के जब वो तह में जाने लगे तब उनको पता चला कि ये मामला जैसे सोचते थे वैसा नहीं है और यही कारण है कि झीरम घाटी को लेकर के एनआईए का स्पष्ट दृष्टिकोण न होना कहीं ना कहीं इस मामले की जांच को भटकाया है और जो इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता हैं वो अभी तक ना तो एनआईए के चंगुल में आ पाए हैं और ना उन पर छत्तीसगढ़ पुलिस ही हाथ डाल पाई है। यही कारण है कि जो राजनीति इस मामले को लेकर के हो रही है उसके चलते ये मामला अब दिशाहीन हो गया है और कहीं ना कहीं 8 साल के बाद अब ना तो पुराने साक्ष्य हैं और ना वो परिस्थितियां जिसकी वजह से ये पूरा मामला आज भंवर जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जिस प्रकार की अप्रोच सरकारों की है, जिस प्रकार की वर्किंग स्टाइल एनआईए और एसआईटी की है, मुझे लगता नहीं है कि अगर यही दिशा दशा रही तो इसका राज कभी उजागर हो पाएगा। 8 साल बीत गए, सरकारें बदली, प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, झीरम कांड से पर्दा उठाने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन अब तक हालात ढांक के 3 पात। झीरम पर हुआ तो सिर्फ सियासी ड्रामा, उसके बाद भी नक्सलियों ने कई और वारदातों को अंजाम दिया, कई घटनाओं में जवान शहीद हुए, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ ठोस रणनीति और काम की कमी बरकरार है। आज भी सवाल है कि क्या उन कांग्रेस नेताओं के परिवार को कभी न्याय मिलेगा जो झीरम से लौटकर नहीं आ पाए, या सिर्फ हर साल झीरम कांड की बरसी पर बेबसी के आंसू बहेंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। तो 8 बरस हो चुके हैं, लेकिन इंसाफ का इंतजार अब भी जारी है। 8 साल पहले झीरम में कांग्रेसियों के खून से लाल हुई घाटी की वो तस्वीर आज भी कई लोगों की आंखों में तैरती है, लोगों के जहन में। इस सवाल के साथ कि भीषण हत्याकांड का इंसाफ होने में न जाने और कितना वक्त लगेगा। पच्चीस मई 2013 वो तारीख जब माओवादियों के हाथों छत्तीसगढ़ की प्रथम पंक्ति में आने वाले नेताओं की नृशंस हत्या कर दी गई। ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन आज भी झीरम कांड के पीड़ितों को न्याय और इंसाफ का इंतजार है। तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल और बस्ता टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा समेत कई कांग्रेसियों की हत्या के मामले की जांच एनआईए कर रही है। राज्य सरकार ने भी एसआईटी बना रखी है, लेकिन 8 सालों के बाद भी जांच पूरी न हो सकी। खास बात यह भी कि कई चश्मदीदों के बयान अब तक दर्ज नहीं किए गए, जिसके बाद चश्मदीद शिवनारायण द्विवेदी ने एनआईए को पत्र लिखा है कि इस घटना को 8 साल बीत चुके हैं और उनका बयान अब तक नहीं लिया गया। मामले के एक और चश्मदीद दौलत रोहड़ा का कहना है कि झीरम कांड कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि सुपारी किलिंग थी और पीड़ितों के परिजन आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई सामने आए, इस घटना के जो पीछे जो साजिश हुई है, हत्या के पीछे जो सुपारी किलिंग हत्या हुई है, इतने बड़े नेताओं की, प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों की, ड्राइवरों की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, और
हम लोग जो घायल हुए थे, हमको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आज 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि तत्काल इस पर जांच तेजी से करवाएं, जिससे न्याय मिल सके। शहीद परिवार और घायल परिवार आज तक न्याय की आस में बैठे हुए हैं कि कब हमें न्याय मिलेगा, कब अपराधी पकड़े जाएंगे। ये कोई साधारण नक्सली हमला नहीं था, ये एक सुपारी किलर हमला था और इस पे जो हमले के जो साजिश करता थे वो आज तक बेनकाब नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो बेनकाब हो, इसकी जांच हो और छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता जान सके कि इसमें कौन कौन इस हत्या में शामिल थे। इधर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि झीरम कांड के शहीदों के परिजन केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया और एनआईए केवल जांच का दिखावा कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कहते हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने कुछ सबूत खोने का दावा किया था, लेकिन आज तक झीरम से जुड़े सबूत तक पेश नहीं कर पाए। तो एक और भीषण हत्याकांड के न्याय के इंतजार में पीड़ित बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ मामले पर राजनीति आज भी वैसे ही जारी है जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बीच झीरम कांड में न्याय कब होगा ये कहना मुश्किल ही है। देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो झीरम के जख्म 8 साल बाद भी वैसे की वैसे ही हैं, हरे के हरे हैं और वो मंजर आज भी उन लोगों की आंखों में तैर रहा है जो उस वक्त घटना के वक्त मौजूद थे। इंतजार है इंसाफ का, देखना होगा कब मिलेगा। नमस्कार।